तो हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएसजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 1 है, चैप्टर नंबर 4 है, आय और रोजगार का निर्धारण। लेक्चर नंबर 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है कि सब बचत फलन क्या होती है, उसका गणितीय रूप क्या होता है, उसको रेखा चित्र में कैसे दिखाया जाता है, उसके बारे में। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तुरंत प्रभाव से मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलूं। देखिएगा, इससे पहले आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने उपभोग फलन के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पिछली वीडियो को देखो। ठीक है, उसके बाद में आप इस बचत फलन को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको उपभोग फलन अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आपको निवेश फलन या बचत फलन भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, तो देखिएगा बचत फलन क्या होता है। बचत फलन क्या होता है? बचत फलन को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। अब सब बचत फलन क्या होती है तो ध्यान रखना, एस तथा वाई के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत फलन। एस तथा वाई के बीच जो फलनात्मक संबंध है इसी को हम क्या कहते हैं? बचत फलन। मतलब आय और बचत, इन दोनों के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत फलन। बिल्कुल सर। देखिएगा, ये जो टेबल है यही टेबल मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ली थी, यानी कि उपभोग फलन के अंदर। ये आपके आय के स्तर दे रखे हैं और ये आपके उपभोग के स्तर है। आय दे रखी है 0, 50, 100, 150। उपभोग दे रखा है 20, 60, 100 और 140। ठीक है, तो बचत फलन क्या होता है? तो ध्यान रखना, ये जो y और s, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं बचत फलन। ठीक है सर। अब देखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारी जो इनकम है वो दो भागों में डिवाइड हो सकती है, एक तो c के रूप में और एक s के रूप में। यानी कि हमारी जो इनकम है वो इक्वल होगी किसके? C प्लस S के, यानी कि उपभोग प्लस बचत के। क्योंकि हमारी जो आय है वो दो भागों में डिवाइड होती है। हमारी जो आय है या तो हम उपभोग करेंगे या उसकी बचत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर y और c का तो आपने देखा था। अब देखना है आपको y और s के बारे में। ठीक है, यानी कि आय और बचत के बारे में। तो आय और बचत के बारे में हम सर कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको निकालना क्या है? बचत। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ये जो आपकी इनकम है y है, इस y में से आप लेस करोगे सर क्या? c को, तो इससे आपकी क्या निकलती है? s। y माइनस c करोगे तो इससे क्या निकलती है? आपकी s, मतलब बचत। मतलब इस इनकम में से आप लेस कर दो सर क्या? आपकी ये जो उपभोग में दे रखे हैं इसको घटाओगे तो आपकी क्या निकलेगी? बचत। 0 माइनस 20, तो सर ये हमारे निकल रहा है 20। ये आपके माइनस का 10, ये 0 और ये आपके 10 है। क्लियर है? y माइनस करोगे c तो इससे आपकी क्या निकलती है सर? तो इससे आपके s निकलता है, यानी कि बचत। समझ में आया? क्योंकि हमारी जो इनकम होती है उसका कुछ भाग तो हम उपभोग करेंगे और कुछ भाग बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये जो आपके आय और बचत, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत फलन। समझ में आया? बचत कैसे निकाली जाती है, उपभोग कैसे निकाला जाता है, उपभोग फलन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि भाई उपभोग फलन कैसे निकालना है और बचत फलन कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। अब देखना है आपको
कि y तथा s के बीच में क्या संबंध है, y और s के बीच में क्या संबंध है। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको y और c के बीच में आपको रिलेशनशिप बताए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको y और s के बीच में रिलेशनशिप करना है। तो देखो इसके बीच में हम कैसे संबंध बताएंगे। तो पहला हमारा रिलेशनशिप आता है कि x तथा y में प्रत्यक्ष संबंध है, x तथा y में प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष संबंध मतलब कैसे, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सेविंग भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी आय बढ़ी वैसे हमारी बचतें भी बढ़ेगी, जैसे हमारी आय कम हुई वैसे हमारी बचत भी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी बचत भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम कम हुई है तो बचत भी कम होगी। और एक होता है ध्यान रखना अप्रत्यक्ष संबंध, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर आप एक वस्तु की मात्रा को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरे वस्तु की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाओगे तो दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी होगी, और अगर एक वस्तु की मात्रा में कमी करोगे तो दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ेगी। वो आपको होता है विपरीत संबंध, मतलब अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, लेकिन y और c और s और y इनके बीच में क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। s और y के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, प्रत्यक्ष है, और y और c के बीच में भी कैसा रिलेशनशिप है, प्रत्यक्ष है। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखना सेकंड रिलेशनशिप है कि s y से अधिक नहीं हो सकता, यह सदैव इसका एक भाग है। बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी हमारी जो बचतें होती है वो बचतें कभी भी आय से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारी जो भी इनकम है वो कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये अच्छे से सुन लेना, उपभोग हो सकता है लेकिन बचत कभी भी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना ये वाली कंडीशंस तो हो सकती है सर, क्या कि C ग्रेटर देन हो सकता है, ये वाली कंडीशंस हो सकती है, यानी कि 0 और ये है आपके 20 है, तो ये वाली कंडीशंस तो हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशंस आपके कभी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये वाली जो कंडीशंस है ये आपके कभी भी नहीं होगी। बचत कभी भी ज्यादा नहीं होगी, किससे, आय से। उपभोग वह ज्यादा हो सकता है लेकिन बचत कभी भी ज्यादा नहीं होगी। समझ में आया? बचत कभी भी ज्यादा नहीं होगी, किससे, आय से, लेकिन उपभोग वह ज्यादा हो सकता है, किससे, आय से। समझ में आया? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि आय अधिक नहीं होगी, बचत अधिक नहीं होगी, किससे, हाँ, बचत अधिक नहीं होगी, किससे, आय से। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपकी सेविंग ज्यादा नहीं होगी, किससे, इनकम से। हमेशा लेस देन के अंदर हो सकता है, ये इसके इक्वल में आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको कह देता हूं कि उपभोग व्यय अधिक हो सकता है, अधिक हो सकता है, किससे, आय से। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपकी इनकम कितनी है, 0 है, और आपका उपभोग व्यय कितना है, 20 है। देख लो ये वाली कंडीशन हो रही है। उसी प्रकार देखो आपकी इनकम कितनी है, 50 है, लेकिन ये आपके कितना है सर, 60 है। तो ये वाली कंडीशंस तो हो सकती है, लेकिन ये वाली कंडीशंस आपकी कभी भी नहीं होगी, यानी कि कभी भी बचत आपके ज्यादा नहीं होगी, किससे, आय से। समझ में आया? देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है, 150 है, और उपभोग व्यय कितना है, 140 है, और बचत कितनी है, 10 है। देख लो आय क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर बचत क्या है, कम है। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकम ज्यादा और बचत कम है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर जितनी आय उतना उपभोग है, तो यहाँ पर आपकी बचत कैसी हुई, 0। समझ में आया?
बचत कभी भी ज्यादा नहीं होगी किससे, आय से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यह एक इसका भाग होता है। समझ में आया? अब आपके माइंड में सर ये प्रश्न जरूर बैठता होगा कि सर जब हमारी इनकम 0 है और उपभोग हम कर रहे हैं सर 20, हमारा उपभोग हो रहा है, तो सर ये वाले कंडीशंस कैसे हो सकती है, हमें समझाओ कि भाई सर आय 0 है और फिर भी उपभोग हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। देखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आपको जीवित रहना है ना, और अगर आपके पास में अगर आय नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ डिमांड करोगे, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, आपको जिंदा रहना है, इसीलिए आप कुछ ना कुछ डिमांड करोगे। प्यास लगी तो आप पानी की डिमांड करने वाले हो। समझ में? अगर आपको सर्दी के मौसम में ठंड है तो आपको स्वेटर की डिमांड करेगी, भले आपकी जेब में पैसा नहीं है, सस्ता है तो सस्ते आप लोगे, लेकिन डिमांड करोगे। समझ में? बिल्कुल सर। अब आगे देखना, तीसरी कंडीशन यानी कि तीसरा संबंध आपको बताया है कि जब y बराबर 0 और c बराबर 20 है और s यानी कि बचत कितनी है, -20 है, यानी कि बचत कैसी है, ऋणात्मक हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वायत्त निवेश इक्वल है किसके, बचत के, लेकिन बचत कौन सी, ऋणात्मक बचत। ठीक है, स्वायत्त निवेश बराबर है ऋणात्मक बचतों के। ये वाला एक सूत्र, एक फॉर्मूला है जो मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा। ये फॉर्मूला आपको क्या बताना चाहता है, देखो अच्छे से समझना कि भाई ये जो स्वायत्त निवेश बराबर कर रहा है किसके, माइनस बचतों के। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक रिलेशनशिप भी बताया था कि सर y इज इक्वल टू c प्लस s, ये आपको मैंने रिलेशनशिप बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपकी इनकम कैसी है, 0 है, y बराबर 0, c कितना है, 20 है, और आपको s निकालना है। देखो ये -20 कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि बचत कैसी है, माइनस है, ये माइनस कैसे होगा, देखो s को इधर भेजो, ठीक है, 0 माइनस करो 20, तो यहां पर कैसी पोजीशन हो रही है सर, -20, मतलब यहाँ पर आपकी जो बचत है वो कैसे हो रही है, एज ऋणात्मक हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल सर हो रही है। समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल सर। अब जिस तरीके से आपने आय और उपभोग व्यय के, यानी कि आय और उपभोग फलन के बीच में जैसे आपने डायग्राम बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाना है। देखिए y का जो डायग्राम था वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा था, मतलब मूल बिंदु से, और y का जो डायग्राम था वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल से बना था, 45 डिग्री से। लेकिन जो c का आपने डायग्राम बनाया था तो वो आपके आय के यानी कि व्यय के कुछ न्यूनतम भाग से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि जो c का डायग्राम था वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, जबकि वो एक y अक्ष के किसी न किसी संख्या से स्टार्ट हो रहा था। अब देखना यहाँ पर कि जो बचत है, इस बचत फलन का डायग्राम कैसे होगा। देखिएगा बचत फलन का डायग्राम इस तरीके से है कि y अक्ष पर रख लो आप बचत को, और x अक्ष पर किसको रखना है, आय को, x अक्ष पर किसको रखना है, इनकम को। ये जो y दे रखी है 0, 50, 100, 150, और y अक्ष पर किसको रखना है, बचत को। देखो -10, -20, 0, ये 0, -10, -20, ऊपर जाओगे तो प्लस है, बिल्कुल सर। अब देखो कि जब आपकी 0, तो ये कितना, -20 है, ये 0 आपके, ये आपके 0, आय कितनी है, 0, और आपकी बचत कैसी है, -20 है। उसी प्रकार देखो आपकी इनकम कितनी है, 50 है, और ये आपकी कितना, -10 है, तो ये आपके 50 और ये आपके -10 है। उसी प्रकार देखो ये 100 और ये आपके कितना है, 0, तो ये आपके 100 और ये आपके 0 यहाँ पे। उसी प्रकार ये यहाँ पर, तो जो बचत फलन का जो डायग्राम होता है वो एक इस तरीके से आपके बनने वाला होता है। समझ में आया, क्लियर है, अच्छे से समझना, कोई डाउट नहीं रखना, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका बीजगणितीय रूप देखो, जैसे आपने उपभोग फलन के अंदर गणितीय रूप देखा था, उसी तरीके से बचत फलन के अंदर भी एक गणितीय रूप आता है, तो उसको भी एक बार क्लियर करो, ठीक है। एक बार उसको नोट करो, फिर उसके बाद बीजगणितीय रूप के अंदर आपको
बता देता हूँ, ठीक है। इसकी सॉरी लो देखिएगा। अब आपको देखना है कि उसका बीजगणितीय रूप क्या है उसके बारे में, ठीक है। देखिएगा जिस तरीके से उपभोग फलन के अंदर आपने बीजगणितीय समीकरण देखा था, ठीक उसी तरीके से बचत फलन का भी गणितीय रूप होता है। क्या होता है तो देखना, s इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। y किसको डिनोट करेगा, i को, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। b किसको बताएगा, तो सर ये मैंने आपको उपभोग फलन के अंदर भी बताया था, b हमेशा किसको डिनोट करेगा, MPC को, ठीक है। और वहां पर c था वो आपके किसको बताया था, स्वायत्त उपभोग को। तो यहाँ पर ये जो माइनस एस बार है ये किसको बताएगा सर, तो ये आपके ऋणात्मक बचत को, समझ में आया, ऋणात्मक बचत है, क्लियर है, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखना कि ये जो 1 माइनस बी है यही किसका रूप है, MPS का, समझ में आया। तो ठीक इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं कि माइनस एस प्लस MPS वाई, समझ में आया, माइनस एस प्लस MPS वाई। अब भाई देखना ये जो MPS वाई ये कहां से मैं इंक्लूड कर रहा हूं, भाई आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि MPC प्लस MPS इज इक्वल 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको MPS निकालना है तो एक को ला लो इधर, 1 माइनस MPC, ठीक है। अब देखो भाई MPS इज इक्वल 1, MPC जो किसको डिनोट करता है, B को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से कि भाई जो हमारा MPS है ये बराबर हो रहा है किसके, 1 माइनस B के, समझ में आया, बिल्कुल सर। तो अब देखो आप लोगों के सामने मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं उसको अच्छे से क्लियर करना है। देखो भाई हमारी जो इनकम है वो इक्वल होती है किसके, एग्रीगेट डिमांड की, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में S बराबर होता है किसके, I के, ठीक है। यानी कि हम अपनी इनकम का कुछ भाग या तो बचत करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। उसी के बाद में अगर आपको इनकम निकालनी है तो क्या करोगे, C प्लस I, ठीक है, I की जगह में S भी लिख सकता हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको उपभोग फलन निकालना है तो C बार प्लस बी वाई, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था। उसी प्रकार MPC प्लस MPS इक्वल होता है किसके, 1 के, ठीक है। उसके बाद में APC प्लस APS इज इक्वल 1। अब ये APC और APS क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में देखो C बार इक्वल है किसके, माइनस S के, यानी कि स्वायत्त उपभोग बराबर है किसके सर, स्वायत्त उपभोग बराबर है माइनस बचतों के, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक बचतों के। उसी प्रकार डेल्टा y निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा सर, डेल्टा C प्लस डेल्टा S, डेल्टा C प्लस डेल्टा S। जैसे यहाँ पर आपने y बराबर C प्लस I किया था उसी तरीके से चलिए यहाँ पर भी एक आप फॉर्मूला बना सकते हैं, एक और इसका कि डेल्टा y इज इक्वल डेल्टा C प्लस डेल्टा I, ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला से बना सकते हैं। उसी प्रकार MPC निकालना है तो क्या करना होगा सर, डेल्टा C अपॉन करो डेल्टा y, डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। MPS निकालना है तो क्या करना होगा सर, डेल्टा S अपॉन डेल्टा y। APC निकालना है तो क्या करना होगा सर, C अपॉन y। APS निकालना है तो क्या करना होगा सर, S अपॉन y। अभी आपको ध्यान रखना फिलहाल इनके फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगली जो लेक्चर वीडियो होगी MPC, MPS, APC, APS, इसके बारे में हम पूरी गहराई से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बनना कंपल्सरी रहता है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो MPC है तो यहाँ पर ये जो C है ये किसको बता रहे हैं, C फलन का ढलान। ये जो MPC है, ठीक है, ये C आप किसको बताएगा, C फलन का ढलान, मतलब उपभोग फलन का ढलान, ढलान बोले तो उसका स्लोप, कि उसका स्लोप कैसा है, ठीक है, उस स्लोप को बताने की कोशिश करेंगे। मतलब डायग्राम इस तरीके से होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सर। MPS है तो उसी प्रकार S किसको बचाएगा, S किसको बताएगा,
तो सर एस बताएगा हमारे बचत फलन के ढलान को, बचत फलन के ढलान को। समझ में आया? तो ये आपके अच्छे से फॉर्मूले एक बार क्लियर करना है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस कैसे निकाले जाते हैं। अभी आपको फिलहाल ये देखना है कि ये जो फॉर्मूले है, ठीक है, यहाँ तक के कुछ फॉर्मूले हैं उसको अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आता है। तो एक बार आप इन फॉर्मूलों को नोट कर दो और इसको भी नोट कर दो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आपको देखना है कि सी फलन से एस फलन की व्युत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले रखा है, देखो आपको y दे रखी है और c भी दे रखा है, वही क्वेश्चंस है, ठीक है, और वही आपको डायग्राम दे रखा है जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई जो c है वो आपके न्यूनतम स्तर से प्रारंभ होता है और जो y है वो आपके 0 से, ठीक है। अब इससे आपको एक्चुअली बचत फलन का आपको डायग्राम बनाना है, बचत फलन कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है, ठीक है सर। तो देखिएगा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जहां पर y बराबर c होता है, जहां पर y इज इक्वल होगा किसके, c के, यानी कि y और c बराबर है, वहीं पर क्या होता है, एक बिंदु प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि समविच्छेद बिंदु, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी स्थिति ये आपकी क्या है, समविच्छेद बिंदु है, समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं, BEP, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखना कि ये जो जहां पर ये y बराबर c हो रहा है ना, वहीं से आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक्चुअली c से s निकालना है, तो हम लोग कर सकते हैं, देखो इसको कैसे इनपुट करना है मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। देखो भाई मेरे तो बोर्ड है, आपके नोटबुक है तो आप नोटबुक से अच्छे से और भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोटबुक में और भी बनाओगे तो बहुत अच्छा सा बनेगा, क्योंकि मेरे तो ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। अब देखो इसको हम डिनोट बता दें, ठीक है, ग्राफ से, क्योंकि आपको C से निकालना है आपको क्या, S, ठीक है। तो बिल्कुल हम बताते हैं कि बचत फलन कैसे दिखाएंगे, ठीक है सर। ये आपकी एक्स अक्ष है, ठीक है, ये आपकी वाई अक्ष है, ठीक है। अब देखिएगा आपको एस निकालना है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि एस कैसे निकाला जाता है, वाई माइनस सी कर दो तो इससे आपके क्या निकल जाएगा, एस निकल जाएगा, ठीक है। ये आपकी 0 है, ठीक है, जो कि क्या है, मूल बिंदु। ये आपके यहाँ पर बचते, ये यहाँ पर आपकी क्या होगी, बचते, यहाँ पर आपके इनकम, जैसे कि ये यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मैं कितना रख रहा हूँ, 100, यहाँ पर कितना हो रहा है आपके 100, समझ में आया? बिल्कुल सर, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर मैं रख देता हूँ 50, ज्यादा हो जाएगा, जितना हम गैप शब्द में समान रखेंगे, ठीक है, गैप शब्द में समान रखना। ये आपकी 150, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके 10, ठीक है, ये आपके 10, ठीक है। उसके बाद में इसको हम ले लेते हैं
ये आपके माइनस के 10, ये आपके माइनस का 20 है। ठीक है, माइनस का 20 है। ठीक है, हाँ। अब देखो बचत लाइन कैसे होती है ये मैंने आपको बताया है। और ये 150 में कितना था सर? 10 था। बिल्कुल सर। देखो जहां पर y बराबर c होगा वहीं से आप एक रेखा खींचते जाओ नीचे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है सर आपके? तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके बचत फलन, ये आपके माइनस के 20, ये माइनस का 10, ये आपके 0 और ये आपके 10। ठीक है, आपके जो सम विच्छेद बिंदु है वो यहाँ पर निकलने वाला है। देखो y बराबर c है और जहां पर बचत कैसी है? शून्य। ये मैंने कल आपको बताया था कि सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जो y बराबर c के होता है। ठीक है, सम विच्छेद बिंदु कहां पर होगा? जहां पर y बराबर c होगा, जहां पर बचत कैसी होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचत कैसी है सर? शून्य। ये आपके y, ये आपके y मतलब इनकम है। ठीक है, अब देखो आपको मैं केवल समझाने के लिए एक्चुअली क्या डायग्राम को इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में कागज वगैरह नहीं है, तो आप प्लीज थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि मुझे केवल समझाना है यार, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट सपोज ये आपके ऐसे रेखा हो गई, समझ में आया? बिल्कुल सर। ये आपके यहाँ पर समझ में आया? देखो जहां पर y बराबर c हो रहा है उसी बिंदु से आप देखो कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है? बचत कैसी है? शून्य है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इस चित्र से आप क्या बता सकते हैं कि भाई उपभोग फलन से आपने क्या बनाया है? बचत फलन। समझ में आया कैसे? ये आपको पता ही है। बचत फलन में कैसे आपको बता दिया कि भाई जहां पर y बराबर c हो रहा है, कि भाई जहां पर इनकम भी 100 है और उपभोग भी 100 है, तो वहां पर बचत कैसे हो गई है? 0 हो चुकी है। बिल्कुल सर। अब अगर आपको मान लीजिएगा एमपीसी निकालना है, क्या एमपीसी निकालना है कि उपभोग फलन का ढलान, तो उसके लिए मैंने सूत्र बताया है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा का मतलब कितना चेंजिंग हो रहा है। ठीक है सर, तो देखो यहाँ पर आई के अंदर कितना चेंजिंग हो रहा है? 50 का हो रहा है। यहाँ पर देखो 50 का है और यहाँ पर भी 50 का है। तो हमारे पास में डेल्टा वाई कितने हो चुकी है सर? 50। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो कितना हो रहा है? 40 का हो रहा है। बिल्कुल सर। तो हमारे पास में डेल्टा सी कितना है सर? 40 है। इसको सॉल्व करो तो ये आपके कितना होगा? 0.8। ये आपके कितना होगा सर? 0.8। ये आपके क्या आ चुका है? एमपीसी मतलब उपभोग फलन का ढलान। ये आपके क्या आ चुका है सर? उपभोग फलन का ढलान। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब आपको क्या निकालना है सर? एमपीएस। अब आपको क्या निकालना है? एमपीएस। तो अब आप एमपीएस निकाल सकते हैं। सर एमपीएस कैसे निकाल सकते हैं यार? तो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कर दो एमपीसी, तो इससे क्या निकल जाएगा आपके? ये वाली चीज तो आपको कह रहा हूं। तो देखो सर कैसे, 1 माइनस कर दो 0.8, तो इससे कितना निकलेगा सर? 0.2। तो बचत फलन का ढलान आपके कितना निकल रहा है सर? तो बचत फलन का जो ढलान है वो आपके निकल रहा है 0.2। समझ में आया कोई चीज है? क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन आपके, ये आपके 3 से 4 नंबर के अंदर भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको केवल ये फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। समझ में आया? बिल्कुल सर। ये आपके उपभोग फलन का ढलान है, ये आपके उपभोग फलन का ढलान है जिसको हम कहते हैं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, और ये आपके बचत फलन का ढलान है जिसको हम कहते हैं बचत फलन का ढलान या बचत फलन की प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लेक्चर्स को यही कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, अब आप लोगों के सामने मैंने दो क्वेश्चंस ले रखे हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि जब c फलन का ढलान 0.6 है तो s मतलब फलन का ढलान आपको ज्ञात करना है। मतलब एमपीसी का आपको ढलान दे रखा है 0.6 और आपको निकालना है बचत फलन का ढलान। ठीक है, तो देखो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एमपीसी आपको दे रखा है 0.6, आपको निकालना है एमपीएस। तो एमपीएस कैसे निकाला जाता है? तो एमपीएस का मैंने सूत्र बताया कि 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी कर दो तो कितना होगा सर? 0.4। 0.4 समझ में आया? ये आपके क्या आ चुका है सर? एमपीएस। समझ में आया? एमपीएस निकालना है, एमपीसी दे रखा है तो आप निकाल सकते हैं। 1 माइनस एमपीसी कर दो तो इससे आपके एमपीएस निकल जाएगा। ठीक है सर। सेकंड प्रश्न में आपको निकालना है बचत। ठीक है, बिल्कुल सर। आपको सी बार दे रखा है 200, एमपीसी का मान है 0.6 और इनकम दे रखी है आपको 1000। बिल्कुल सर। अब देखो इसको कैसे हल करना है। आपके पास फॉर्मूला है सर S इज इक्वल माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट वाई। ये आपके फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये भी है सर कि S इज इक्वल माइनस एस बार प्लस एम पी एस वाई। दूसरा फॉर्मूला ये भी। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या? सी बार, और आपको चाहिए क्या? एस बार। ठीक है, तो भाई देखो, अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि भाई सी बार इक्वल होता है किसके? माइनस एस बार के। ठीक है, सी बार इक्वल होता है किसके? माइनस एस बार के। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो सी बार आपको दे रखा है 200, तो जाहिर सी बात है माइनस एस बार कितना होगा? माइनस का 200। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया ही। समझ में आया? सी बार कितना है? 200, वो भी प्लस का, तो माइनस का एस बार कितना होगा? माइनस का 200 हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सही। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन के अंदर यहां पर माइनस का एस बार कितना होगा? तो सर माइनस का 200। ठीक है, प्लस करो सर क्या? 1 माइनस 0.6 करोगे तो कितना होगा? 0.4। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ और आपको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और ये आपको कितना दे रखा है? इनकम 1000। ठीक है सर। ये बी क्या है आपको? एमपीसी है। ठीक है, तो जब आप एक में से एमपीसी लेस करोगे तो आपको ऑलरेडी क्या आ जाएगा? एमपीएस निकलने वाले। ठीक है सर। तो माइनस का 200 प्लस ये कितना होगा? 0.4। पॉइंट को उड़ा दो नीचे 10। ठीक है सर, इंटू 1000। जो देखो माइनस के 200 प्लस ये आपके कितना आ जाएगा सर? 1 0 से 1 0 कट करो, ये आपके 400। तो माइनस प्लस माइनस है। बिल्कुल सर। तो एस का मान कितना होगा सर? तो एस आपके निकल रही है सर 200 रुपए। एस का मान कितना हो रहा है सर? 200 रुपए। समझ में आया? ये आपकी बचत। क्लियर है? ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको एक्चुअली काम करना है। समझ में आया? बिल्कुल।
यहाँ पर सी बार दे रखा है तो आप लोग ये मत समझना कि यार ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, अरे हल होगा। आप कंडीशन को समझो, ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैंने आपको बताया था कि भाई जो सी बार है वो बराबर है किसके, माइनस एस बार के। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो ये मैंने आपको कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि एमपीसी कैसे निकाला जाता है, एमपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि उसको मैं और भी अच्छे से बताऊंगा और पूरी लगभग 11 से आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 12 क्लास में 12 के लेवल से ही आपको देखना है। तो ये जो क्वेश्चंस की ये लगभग 3 या 4 नंबर के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ओके बाय।